Hello guys, so this is my first video. So let's start with a short intro. This is Vaishali Rajput और these question बेसिकली बिलोंग टू माई पर्सनल नोट्स, मतलब ये मेरे पर्सनल नोट्स ही हैं और ये इट मे हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPTGT, PGT, LT, GIC and I will try my best to memorize the question through video. So let's start without wasting time. Our first question is vers libre is. vers libre, libre का मतलब ही फ्री होता है. बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है और vers libre एक ओपन फॉर्म है किसकी, पोइट्री की, जो अबंडन करती है, मतलब जो कंसिस्टेंट वो होते हैं, मीटर होते हैं, मीटर पैटर्न होते हैं, राइमिंग होती हैं, अदर फॉर्म्स होते हैं, म्यूजिकल पैटर्न होते हैं, उन सब का अबंडेंस करती है, उनको फॉलो नहीं करती. ये एक ओपन फॉर्म है. ये नेचुरल स्पीच की रिदम है. और वर्स लिब्रे वाइल्ड विटमैन जाने जाते हैं फादर ऑफ फ्री वर्स. इंग्लिश लिटरेचर में, सॉरी इंग्लिश पोइट्री में फादर ऑफ फ्री वर्स कहलाते हैं वॉल्ट विटमैन. उनका एक वर्क भी है वॉल्ट विटमैन का, ए नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर. और सेकंड क्वेश्चन, द सोलिटरी रीपर. सोलिटरी रीपर क्या है? सोलिटरी रीपर एक लिरिक है. लिरिक वो होता है जिसमें सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है, जो हमारा इमोशन को एक्सप्लोर करती है, हमारी पर्सनल फीलिंग को. एक लिरिक पोएम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी. ये पब्लिश हुई थी 1807 में इन द कलेक्शन पोएम इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी 1807 में. एक पेस्टोरल स्नैपशॉट है ये, एक यंग वुमेन का जो वर्किंग कर रही होती है अलोन इन द फील्ड इन द हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड. ये भी आया था पहले पेपर में, प्रीवियस ईयर में, कि वो स्कॉटलैंड में वर्क कर रही होती है और वो सिंगिंग गा रही होती है एक प्लेंटिव सॉन्ग इन गैलिक, GAELIC, गैलिक में गा रही होती है, जो एक्चुअल में नरेटर को समझ भी नहीं आता कि वो कौन सी लैंग्वेज में गा रही है, लेकिन बस वो इतना समझ पाता है उससे सिंगिंग से कि वो कोई अपना सोरो दिखा रही है, मतलब कोई इसका उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपना एक सॉन्ग के माध्यम से सोरो प्रेजेंट कर रही है. और थर्ड क्वेश्चन, मिल्टन की पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड. हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने बताया है कि मिल्टन की पोएट्री एक मिरर है, मिरर जिसमें राइटर का कैरेक्टर बहुत ही क्लोजली दिखाया जाता है. जो मिल्टन की जो भी पोएट्री लिखी है, ये उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलता है. कैसे पता चलता है? पहली बात, फर्स्ट थिंग तो ये मैकविलन की इंट्रोडक्टरी लाइन है, उन्होंने लिखी है फॉर द बुक पैराडाइज लोस्ट के लिए. मिल्टन जो है इसमें खुद ही को प्रेजेंट करता है, अपनी फीलिंग को, अपनी नॉलेज, अपनी एस्पिरेशन को इनटू द, मतलब करेक्टर में दिखाता है ऑफ द इपिक जो है पैराडाइज लोस्ट. उसमें वो खुद को ही पुट्स मच ऑफ हिज ओन सेल्फ इन द पोर्ट्रेट ऑफ सैटर्न के चित्र के रूप में. वो जैसे सैटर्न समझ लो इसमें स्टैंड करता है फॉर मिल्टन्स करेज और उसके लव के लिए, फॉर फ्रीडम. ऐसे ही मिल्टन थे. तो मिल्टन की पोएट्री में जो है, मिल्टन की पोएट्री खुद ही एक मिरर है जिसमें राइटर का कैरेक्टर जो है बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है. फोर्थ क्वेश्चन, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन. अब कौन सा पीरियड जाना जाता है मिल्टन्स की एज के रूप में? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन ना लिख के मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है. अपने मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं जिससे डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो उस पीरियड के बारे में बताना है जो मिल्टन की एज के रूप में जाना जाता है. मिल्टन की एज को प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, सुना ही होगा आपने. तो वैसे मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ है, मतलब उसकी जो है 1608 में उसका बर्थ है और 1674 में उसकी डेथ है. और इसमें से जो
1625 से लेके इसके बीच में 1625 से लेके 1660 तक जो एज है वो पीरियड जानी जाती है मिल्टन्स की एज के रूप में। उसमें अपने अपने बहुत सारा मतलब इस समय क्या हुआ था कि मिल्टन रिविलियस प्रकृति के तो थे ही, प्रवृत्ति के, तो उन्होंने अपना फिल थे वो भरे हुए थे। मिल्टन पॉलिटिकल रिलीजियस स्ट्राइक से, सिविल वार से ये टाइम भरा हुआ था, तो रेस्टोरेशन एज से। तो ये वाला 1625 से लेके 1660 तक जो पीरियड है वो मिल्टन की एज के रूप में जाना जाता है। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन, ओरिजिनेटर और नेमर। डीकंस्ट्रक्टिव्स का जो ओरिजिनेटर है और नेमर है उसको किसको बोला गया है, किसने इसको ओरिजिनेट किया है डीकंस्ट्रक्शन को? जैक्स डेरिडा ने। जैक्स डेरिडा 1960s की बात है, फ्रेंच फिलोसोफर हैं, उन्होंने ये दिया है इसका डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब उन्होंने जैक्स डेरिडा ने बताया था कि एक जो एक किसी मीनिंग ऑफ ए वर्क है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, और वो उसके जो है किसी भी वर्क के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, अल्टरनेटिव मीनिंग। जैसे मैं कुछ मीनिंग निकाल रही हूँ, आप उस पैसेज का या उस राइटिंग का कुछ और मीनिंग अपने वर्ड्स में निकाल सकते हो। तो वो उन्होंने बस ये बताया है कि जो वर्क का मीनिंग ऑफ वर्क है वो अनस्टेबल है, मतलब हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मीनिंग। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। मिल्टन की एज में 3 काइंड के पोइट्स थे, एक तो मेटाफिजिकल, एक कैबिलियर और एक प्यूरिटन। मैंने पहले ही बताया था प्यूरिटन, मिल्टन तो थे ही प्यूरिटन से प्रभावित, मतलब उसी प्रवृत्ति के, प्यूरिटन ही थे मिल्टन, एक मिल्टन वाज ए प्यूरिटन। तो 3 तरह के काइंड के पोइट्स हैं, मेटाफिजिकल, कैबिलियर और प्यूरिटन। मेटाफिजिकल, कैबिलियर, प्यूरिटन का डिस्क्रिप्शन बड़ा हो जाएगा, इसको यहीं पे स्किप करते हैं, इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मीन्स ये आया था प्रीवियस ईयर में। लेजिटिमेट होता है मतलब जो स्वीकार्य हो, तर्कसंगत हो, वैलिड हो। जैसे मैं आपको कभी एग्जांपल देती हूँ ग्लोस्टर का। किंग लियर में था ना ग्लोस्टर, तो उसका लेजिटिमेट सन था एडगर, जिसने लेजिटिमेट मतलब लीगल सन एडगर था, जिसने कोर्डिलिया से शादी की थी। और एक इलेजिटिमेट सन था एडमंड, इसके चक्कर में पड़ी थी वो, उसकी किंग लियर की 2 डॉटर गोनरिल और रीगन, और वो खुद को एक दूसरे को मार लेती हैं उसी के एडमंड के चक्कर में। तो लेजिटिमेट का मतलब क्या हुआ? वैलिड जो तर्कसंगत हो, जो स्वीकार्य हो। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। तो पैराडाइज लॉस्ट किसकी कौन से फेज में लिखा गया है? मिल्टन के लास्ट फेज में लिखा गया है। पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक पोएम है, सभी को पता है एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इसका फर्स्ट वर्जन जो पब्लिश हुआ था 1667 में हुआ था, जिसमें जो कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स, जिसमें 10 बुक्स थी, और जो उसका सेकेंड एडिशन आया था वो 1674 में आया था। लास्ट फेज ही हो गया 1674, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि मिल्टन की डेथ भी 1674 में हुई है। फर्स्ट वर्जन 1667 में आया था पैराडाइज लॉस्ट का 10 बुक्स में, और सेकंड आया 1674 में 12 बुक्स में। अब जो उसकी पहले वाले वर्जन में जो थी बुक 7 और बुक 10 को स्प्लिट कर दिया था 2 पार्ट में, तो वही 10 बुक्स 1674 में जब सेकेंड एडिशन आया तो वो 12 बुक्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। अब वर्ड्सवर्थ ने जो है कंपोज की है अपनी कुछ फाइनेस्ट, सबसे अच्छी पोएम कौन सी ईयर्स के समय? तो 1798, 1799 ऑप्शन में था। 1798 में क्या आया? लिरिकल बैलेड्स, सबको पता होगा। कुछ बहुत अदर पोएम के साथ आया है, कोलाब्रेशन था ये एसटी कॉलेज के साथ, इसमें इंक्लूडेड थे टिंटन एवे, लास्ट सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलर पोएम, लास्ट पोएम थी ये लिरिकल बैलेड्स की। और 1798 के उसमें आई पोएम जो कंसिस्ट है मतलब वी आर 7, द थॉर्न, टेबल्टन, 2 अप्रैल मॉर्निंग, मैथ्यू, फाउंटेन, लूसी ग्रे। तो ये उनका फाइनेस्ट जो पोएम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो 1798 की एज में आई थी।
इसलिए जो है इनका ये फाइनेस्ट जो पोएम का ईयर्स है वो 1798 और 1799 माना गया है, मतलब इसी के आसपास। रेगुलर ओड क्लोज इमिटेशन है किसकी? पिंडारिक ओड की। 3 तरह के ओड हैं, मेनली 3 टाइप्स के ओड्स हैं, पिंडारिक ओड, ओरेशन ओड और इरेगुलर ओड। तो जो पिंडारिक ओड है वो रेगुलर ओड वो बहुत ज़्यादा क्लोज इमिटेशन है किसकी? पिंडारिक ओड की। 3 तरह का पैटर्न होता है इसमें फॉलो किया जाता है। कौन कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और फाइनली इपोड, ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। आपको एग्जांपल बताती हूँ वर्ड्सवर्थ पिंडारिक ओड का। वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ मॉर्टैलिटी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसी का एग्जाम्पल है पिंडारिक ओड का। बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब यही माना जाएगा, अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किलफुल। स्किलफुल मतलब किसी काम को करने में दक्ष, निपुण, कुशल। एड्रियोट, इसका जो सिनोनिम बोला जाएगा इसका स्किलफुल का, एड्रियोट मतलब आई वांट टू बी स्किलफुल इन मेकिंग वीडियोस। ये मैंने आपको एक सेंटेंस बना के दिखाया है। एड्रियोट का एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। सी इज एड्रियोट एट अवॉइडिंग ऑकवर्ड सिचुएशन। वो बहुत ही एड्रियोट है, कुशल है अवॉइड करने में जो भी ऑकवर्ड सिचुएशन आती हैं, मतलब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी किसके सन थे? जॉन गाल्सवर्दी वाज सन ऑफ ए लॉयर। एक मतलब उनके पिता का जो प्रोफेशन था वो लॉयर था। उनके पिता का नाम क्या था? जॉन गाल्सवर्दी के पिता का नाम मतलब जॉन गाल्सवर्दी था। पिता का नाम जितने भी चारों हमारे टीजीटी में राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, गाल्सवर्दी, सबके फादर में एक बात कॉमन है कि बस उनका जो नाम है उसी के आगे जॉन लगा दो। जैसे शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी के फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी के मतलब ये जो है गाल्सवर्दी, इनके पिता का नाम क्या, इनका प्रोफेशन क्या था? लॉयर था। अच्छा, जॉन गाल्सवर्दी की माता का नाम क्या था? ब्लांच बेली। क्या नाम था? ब्लांच बेली। अब 1904 में हुई थी इनके फादर की डेथ, गाल्सवर्दी के जो फादर थे जॉन गाल्सवर्दी, इनकी डेथ 1904 में हुई थी। और वैसे कहा मतलब ये पढ़ाई है कि जॉन गाल्सवर्दी जो है अपने पिता की डेथ का वेट कर रहे थे ताकि वो अपनी भाभी से, एडा पियर्सन जो उनकी स्पाउस बनी बाद में, तो उनसे शादी कर लें। तो 1904 में उनके फादर की डेथ हुई और 1905 में उन्होंने एडा पियर्सन से शादी कर ली। मतलब सोशल उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से शादी नहीं की थी पहले, क्योंकि फैमिली की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी ने बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। अब जॉन गाल्सवर्दी ने अपना जो है लिटरेरी करियर कैसे शुरू किया? एक नॉवेलिस्ट के रूप में शुरू किया। मतलब जॉन गाल्सवर्दी के आपको पता ही है, फोर्साइट सागा उनकी बेस्ट ट्रिलॉजी में से एक है। उनका फर्स्ट नॉवल जो है इसका ट्रिलॉजी का फोर्साइट सागा की द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट जो आइन का करेक्टर है वो भी मतलब वो माना जाता है कि वो उन्होंने एडा पियर्सन को माइंड में रख के बनाया है। इनफैक्ट गाल्सवर्दी की बहुत मतलब जो वो है लिटरेरी वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है उनकी वाइफ एडा पियर्सन, मतलब उनकी भाभी थी पहले जिनसे शादी हुई है। नोवेला इज़ अ वर्ड फ्रॉम इटली। नोवेला जो वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 14 क्वेश्चन। नोवेला जो है कहाँ से लिया गया है? इटली से लिया गया है। इसका ये जो है रिफर्स करता है एक शॉर्ट फिक्शन को जो बेस्ड होता है रियल इवेंट्स पे। नोवेला जो है टेकन ये वर्ड फ्रॉम इटली से लिया गया है और शॉर्ट फिक्शन को रिफ़र करता है यहाँ पे, जो मतलब रियल बेस्ड पे होते हैं शॉर्ट फिक्शन, उसी से लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए मास्क रिटन बाय मिल्टन। एक मास्क जो है मिल्टन से के द्वारा लिखा गया है। कौन सा मास्क लिखा गया है? कॉमस। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है इसका आंसर कॉमस। तो कॉमस क्या है? कॉमस मास्क है जो लिखा गया है इन ऑनर, किसके ऑनर में? चेस्टिटी के।
चलो मास्क कॉमर्स के बारे में थोड़ा बताती हूँ। चेस्टिटी के बारे में लिखा गया है, ये प्रेजेंट हुआ था, प्रेजेंटेड किया गया था लुडलो कास्टल में। लुडलो कास्टल में इन 1634 कॉमर्स को प्रेजेंट किया गया था। 1634 में लुडलो कास्टल में ये प्रेजेंट किया गया था बिफोर अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि किसको मतलब किसके सामने प्रेजेंट किया गया था, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स जो है एक पेयर है रहता है ब्रदर्स का, और उनके साथ उनकी बहन रहती है, जिसको इसमें कॉमर्स में रेफर किया गया है द लेडी को संबोधित करके। तो ये सब क्या होता है, वुड्स मतलब जंगल में गए हुए होते हैं। तो ये लेडी जो है ये मतलब ये सब तीनों गए हुए होते हैं। तो लेडी क्या होती है, थक जाती है, उसके जो भाई होते हैं वो खाने की तलाश में चले जाते हैं। अब वो सी इज़ अलोन इन वुड्स, वो वुड्स में ही ले जाती है। फिर वहाँ पे वो सी मीट्स कॉमर्स, वो कॉमर्स से मिलती है, जो कि वो क्या था, इमोरल था, इमोरल करेक्टर था ना, वो इंस्पायर्ड है, वो इमोरल करेक्टर जो कॉमर्स है। ये भी एक क्वेश्चन है कि कॉमर्स किससे इंस्पायर्ड, कॉमर्स करेक्टर मतलब किससे इंस्पायर्ड है। तो वो इंस्पायर्ड है एक ग्रीक गॉड है ना, ग्रीक गॉड ऑफ रेवलरी मतलब जो मदपान जो ड्रिंक होती है उसका उत्सव मनाते हैं, उसको उससे इंस्पायर है। कॉमर्स जो है वो डिस्गाइज करता है खुद को, वो डिस्गाइज कर लेता है, करप्ट करना चाहता है वो उस द लेडी को। तो वो उसको खुद को डिस्गाइज कर लेता है एक ब्लेजर के रूप में, और उसे कहता है कि वो उसके ब्रदर्स की टेक केयर कर लेगा। तो वो उसके लीड को फॉलो कर लेती है, वो उसको विश्वास में ले लेता है द लेडी को। वो खुद को, लेकिन जब वो उसको विश्वास लेता है, जब वो उसको लीड को फॉलो करती है, तो वो क्या करता है, वो उसको ले जाता है, उसको वो अपने आप को पाती है, उसको ले जाता है। तो वो पाती है अपने आप को प्रिजनर में, प्रिजनर मतलब एक कैद में, जो वो कैद रखा होता है उसके एकदम प्लेजर वाले पैलेस मतलब महल टाइप, उसमें खुद को प्रिजन करते हुए वो पाती है। वहाँ पे क्या होता है, वो मिलती है वहाँ पे इंचेंटेड चेयर रहती है, जादुई चेयर, उस पर वो बैठी हुई रहती है एकदम बाउंड। फिर क्या होता है, कॉमर्स जो है फिर क्या करता है, कोशिश करता है उसको सिड्यूस करने की, लेकिन वो रिपीटेडली रिफ्यूज़ मना कर देती है। सी कंटिन्यू वो उससे डिबेट करती है। अब डिबेट होती है वर्च्यू और वाइस। वर्च्यू मतलब गुण, और दोष के बीच में एक डिबेट होती है। वर्च्यू कौन था, वर्च्यू थी वो द लेडी, और वाइस कौन था, वो था कॉमर्स। तो उनके बीच में एक डिबेट चल रही होती है लेडी और कॉमर्स के बीच में। अब लेडी के जो भाई थे उधर, वे कंटिन्यूली उसको ढूंढ रहे हैं, किसको, द लेडी को। अब वे क्या करते हैं, मीट करते हैं किससे, अटेंडेंट स्पिरिट रहती है एक वहाँ पे एंजल, वो हेल्प करने के लिए आती है। एंजल क्या करती है, एक सेफर्ड के रूप में आती है, फिर उसको एक्सप्लेन करती है उसके भाइयों को कि उनको कैसे, उसको सब बताती है वो कॉमर्स को कैसे बीट करना है। फिर ब्रोदर और सारे स्पिरिट्स मिलके वो कॉमर्स को परास्त वहीं पा जाते हैं, कॉमर्स को परास्त कर देते हैं। फिर स्पिरिट क्या करती है, एक समन करती है, बुलाती है एक सबरीना कौन, वाटर की वो होती है, निम्फ अप्सरा होती है। अब सबरीना लेडी को वो आ जाती है, सबरीना लेडी को फ्री कर देती है। कहाँ से फ्री, वो जो इंचेंटेड चेयर पे, जादुई चेयर पे बंधी हुई थी ना, वहाँ से फ्री कर देती है। अब लेडी जो है अपने कमिटमेंट से बिल्कुल नहीं है, वेवर हुई थी ना वर्च्यू से गुण से, तो वो उसकी हेल्प करती है। तो सिबलिंग क्या होता है, फिर वो बाद में सारे तीनों भाई बहन मिलके उसको परास्त करके आ जाते हैं। फिर उसको तीनों भाई बहन आके मिलते हैं पेरेंट्स से, और एक जॉय सेलिब्रेट करते हैं। तो एक वर्च्यू की जीत हो जाती है, वर्च्यू की किस पे, वाइस पे, अब गुण पे, दोस्त पे एक जीत हो जाती है। ये है बस कॉमर्स की स्टोरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय। अब पोएटिक जस्टिस जो टर्म है वो कॉइन किया गया है थॉमस राइमर के द्वारा। पोएटिक जस्टिस मतलब थॉमस राइमर ने ये बोला है, मतलब ये बोला कि जैसे हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, क्या होता है कि हीरो को हीरोइन मिल जाती है और जो विलन होता है उसको पनिशमेंट मिल जाता है। तो ये जस्टिस हो गया ना, अच्छाई की जीत दिखा देते हैं, बुराई को हरा देते हैं। तो ऐसी पोएटिक जस्टिस में जो है रिफर्स किया गया है एक रेजोल्यूशन, जिसमें क्या होगा, सिन को कंडेम किया जाएगा और जो राइटसनेस है, जो सही है, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। तो ये टर्म कॉइन किया गया था 17वीं सेंचुरी में थॉमस राइमर के द्वारा। मतलब बाद में जस्टिस होना चाहिए, जैसे अभी कॉमर्स में हुआ है ना जस्टिस, बुराई पर अच्छाई की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलिट्यूड समटाइम्स इज़ द बेस्ट सोसाइटी। सोलिट्यूड जो है सब कभी कभी क्या होता है, सबसे अच्छी सोसाइटी होती है।
ये किस में बोला गया है? पैराडाइज लोस्ट में। ये मेरी फेवरेट लाइन है। सॉलिट्यूड जो है समटाइम्स बेस्ट सोसाइटी है, पैराडाइज लोस्ट की बुक 9 में है ये लाइन। एपिक पोएम तो है ही पैराडाइज लोस्ट। तो ये जो है हाईलाइट करती है कि जो मैन का सेपरेशन है कहाँ से? फ्रॉम हेवन। मतलब एकांती कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी होता है। ये तो हमारे रियल लाइफ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पायलट वाई ए मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम द। ये कोट कहाँ से ली गई है? अब ये कोट ली गई है लूसी पोएम से। द लाइन इज टेकन प्रिसाइसली फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम से ली गई है? सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे। लूसी पोएम में से ही है ये पोएम, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे। ये कंपोज हुई थी 1798 में। तो वो इसमें जो है लूसी को हाईलाइट किया गया है, हु इज सराउंडेड, जो ढकी हुई है, बाय वेयर सी लिव्स, जहाँ वो रहती है। मतलब सी इज़ नाइदर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, मतलब वो एक बड़े लेवल पे सोसाइटी का पार्ट नहीं है, ढकी हुई है, हाफ हिडन फ्रॉम द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज। इनफॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे का मतलब, इनफॉर्मल ऐसे का मतलब पर्सनल ऐसे, फैमिलियर ऐसे। जैसे हम अपने घर वाले से इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, और जब हम कहीं ऑफिस में या बाहर किसी मीटिंग में होते हैं कलीग के साथ, तो हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इनफॉर्मल ऐसे को फैमिलियर ऐसे के रूप में जाना जाता है। इनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब हम अपने इनफॉर्मल लैंग्वेज में इनको बना देते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, अब वर्ड्सवर्थ की पोएम मोस्टली डील किससे करती है? हम्बल और रस्टिक लाइफ से। मतलब वर्ड्सवर्थ ने यही बोला है, मैन स्पीकिंग टू मैन, एकदम कॉमन लैंग्वेज, रियल लैंग्वेज की बात की है। उसकी जो फाइनेस्ट पोएम है जैसे सॉलिटरी रीपर, टिंटन एवे, बहुत मतलब उन्होंने अच्छे से हम्बल और रेस्टिक लाइफ का ही डिस्क्राइब किया है मतलब अपनी पोएम में। मोस्टली उनकी पोएम इस तरह से डीलिंग हुई है। रोमांटिक पोएट है हमारे वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। तो वर्ड्सवर्थ अपनी डेथ से पहले कहाँ पे रिजाइडेड हुए, मतलब कहाँ पे रहे? तो वर्ड्सवर्थ ने जो है अपने जो लास्ट के ईयर हैं, कब हुई थी इनकी डेथ? 1850 में हुई थी। तो उन्होंने अपने फाइनल के जो लास्ट के 37 ईयर्स है वो यहीं रिडल माउंट में रहे हैं, वो अपने आराम से अपने लास्ट मोमेंट पे, डेथ से 37 ईयर्स पहले तक वहीं रह रहे थे। रिडल माउंट एक मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट का ही छोटा सा विलेज है। चलो फिर, दैट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू।